नमस्कार और स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं गुवाहाटी में चल रहे दूसरे टेस्ट मैच की। और सच कहूं तो दूसरे दिन की कहानी कुछ ऐसी रही जहां मैच का तराजू एक तरफ इतना झुक गया है कि अब उसे वापस बीच में लाना भारत के लिए लगभग नामुमकिन सा लग रहा है। आज के खेल को अगर एक लाइन में कहना हो ना, तो ये उम्मीदों के टूटने की कहानी थी, और साथ ही दो ऐसे हीरो के उभरने की जिनके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। स्कोरबोर्ड तो खैर अपनी कहानी बता ही रहा है, पर उसके पीछे की जो रणनीति है, जो दबाव है और जो दिलेरी दिखाई गई, वो कहानी कहीं ज्यादा दिलचस्प है। बिल्कुल, और उसी कहानी में और गहरा उतरने के लिए हमारे पास क्रिक ट्रैकर, एनडीटीवी स्पोर्ट्स और हिंदुस्तान टाइम्स जैसे कई स्रोतों के विश्लेषण हैं। हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि स्कोर क्या रहा, बल्कि ये समझना है कि भारत के हाथ से मैच फिसला कैसे, वो कौन से पल थे, वो कौन सी साझेदारी थी जिसने खेल का रुख तय कर दिया। चलिए इसी की परतें खोलते हैं। जरूर, क्योंकि दिन की शुरुआत में जो तस्वीर थी और दिन के अंत में जो है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो शुरू करते हैं उस हेडलाइन नंबर से जो दिन भर छाया रहा, 489 जी। दक्षिण अफ्रीका का पहली पारी का स्कोर। ये किसी भी पिच पर किसी भी टीम के खिलाफ एक पहाड़ जैसा स्कोर है। बिल्कुल। लेकिन जैसा आपने कहा, दिलचस्प कहानी इस नंबर तक पहुंचने की है। दिन जब शुरू हुआ था तब तो लग रहा था कि भारत शायद दक्षिण अफ्रीका को 350 के अंदर समेट लेगा। सही बात है। उनके आधे से ज्यादा बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे, सारे बड़े नाम आउट थे। क्रीज पर थे सेन्योरान मुथुसामी और माको यानसेन, और यहां से ज्यादातर टीमें ढह जाती हैं। लेकिन दक्षिण अफ्रीका ने जो किया वो उनकी एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा लगता है। वो जानते हैं कि उनका निचला क्रम भी बल्लेबाजी कर सकता है, और वो उसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। और इस हथियार के दो सबसे धारदार सिरे थे, मुथुसामी और यानसेन। पहले मुथुसामी की बात करते हैं। क्या कहानी है। अपने टेस्ट करियर का पहला शतक, 109 रनों की वो पारी, सिर्फ एक शतक नहीं थी, वो एक दीवार थी जिसे भारतीय गेंदबाज भेद ही नहीं पाए। इस शतक को हमें उसके संदर्भ में देखना होगा। ये शतक इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया में नहीं आया है। ये भारत की धरती पर भारतीय स्पिनरों के सामने सीरीज के एक अहम मैच में आया है। यहाँ पर आकर अपना पहला शतक लगाना किसी भी बल्लेबाज के सिर्फ कौशल को नहीं, बल्कि उसके टेम्परामेंट को दिखाता है, उसकी मानसिक मजबूती को दिखाता है। ये 109 रन एक तरह का ऐलान थे कि दक्षिण अफ्रीका इस सीरीज में सिर्फ हिस्सा लेने नहीं, जीतने की नीयत से आया है। बिल्कुल, और जिस तरह से उन्होंने रन बनाए, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई फ्लैशी शॉट्स नहीं। हमारे स्रोत बताते हैं कि उन्होंने गेंद को बहुत देर तक खेला, शरीर के पास से खेला और भारतीय गेंदबाजों को थकाया। ये एक क्लासिक टेस्ट मैच पारी थी। हाँ, और जब एक छोर पर ऐसी दीवार खड़ी हो जाए ना, तो दूसरे छोर पर खड़े बल्लेबाज को खुलकर खेलने की आजादी मिल जाती है। और उस आजादी का भरपूर फायदा उठाया मार्को यानसेन ने। बिल्कुल, मार्को यानसेन। हाँ, 93 रन, शतक से सिर्फ 7 रन दूर रह गए। मलाल तो उन्हें जरूर होगा, लेकिन उनकी पारी की खासियत थी उसका अंदाज। हमारे स्रोत उनकी पारी को आक्रामक और काउंटर अटैकिंग बता रहे हैं। ये शब्द यहाँ बहुत मायने रखते हैं, है ना? बहुत ज्यादा। आक्रामक का मतलब यहाँ हवा में बल्ला घुमाना नहीं है। नहीं। इसका मतलब है सोची समझी आक्रामकता। यानसेन ने देखा कि भारतीय गेंदबाज एक लय में गेंदबाजी कर रहे हैं, दबाव बना रहे हैं। उन्होंने उस दबाव को तोड़ने के लिए पलटवार किया। उन्होंने खराब गेंदों को बाउंड्री के बाहर भेजा, अच्छी गेंदों पर भी रन बटोरे, और देखते ही देखते स्कोरबोर्ड को तेजी से चलाना शुरू कर दिया। जब निचले क्रम का कोई बल्लेबाज ऐसा करता है ना, तो वो कप्तान की सारी योजनाओं पर पानी फेर देता है। मैं वही सोच रहा था कि उस समय भारतीय कप्तान के दिमाग में क्या चल रहा होगा। एक तरफ मुथुसामी हैं जो आउट होने का नाम नहीं ले रहे हैं, दूसरी तरफ यानसेन हैं जो हर ओवर में रन बना रहे हैं। अब फील्ड फैलाएं तो सिंगल डबल आसानी से मिलते हैं, और फील्ड अंदर लाएं तो बाउंड्री का खतरा रहता है। यही तो निचले क्रम की साझेदारी का मनोवैज्ञानिक असर है। ये आपको कहीं का नहीं छोड़ती। आप अपने सबसे अच्छे गेंदबाजों को वापस लाते हैं, वो भी रन खाते हैं। आप पार्ट टाइमर को लगाते हैं, वो भी पिटते हैं। ड्रेसिंग रूम में एक निराशा का माहौल बनने लगता है, कंधे झुक जाते हैं। ये सिर्फ स्कोरबोर्ड पर 150-200 रन नहीं जोड़ता, ये सामने वाली टीम का हौसला भी तोड़ देता है। और आज मुथुसामी और यानसेन की साझेदारी ने ठीक यही काम किया। उन्होंने भारत से मैच का मोमेंटम पूरी तरह छीन लिया। पूरी तरह से। तो दक्षिण अफ्रीका की इस जबरदस्त बल्लेबाजी के तूफान में एक भारतीय खिलाड़ी था जो छाता लेकर, कह सकते हैं, अकेला खड़ा रहा,
कुलदीप यादव। उनकी गेंदबाजी की बात करना भी जरूरी है। बेहद जरूरी है। 115 रन देकर 4 विकेट। देखिए, ये आंकड़े शायद आपको बहुत असाधारण ना लगें, लेकिन जिस दिन बाकी गेंदबाज संघर्ष कर रहे थे, उस दिन कुलदीप ने न सिर्फ रन रोके बल्कि अहम विकेट भी निकाले। उन्होंने ही मार्को यानसन को शतक बनाने से रोका। अगर वो विकेट उस समय नहीं मिलता तो यानसन का शतक तो पक्का था ही, और स्कोर शायद 550 के पार चला जाता। ये उनकी लड़ने की क्षमता को दिखाता है। मतलब जब पिच से ज्यादा मदद नहीं मिल रही थी और बल्लेबाज पूरी तरह सेट थे, तब भी वो अपनी विविधताओं से उन्हें परेशान करते रहे। लेकिन कुलदीप की ये सफलता एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा करती है। क्या? कि अगर वो 4 विकेट ले सकते थे तो बाकी गेंदबाज निचले क्रम के सामने इतने बेअसर क्यों दिखें? और ये $1 मिलियन का सवाल है। जी। क्या ये रणनीति की गलती थी? क्या भारत ने दक्षिण अफ्रीका के निचले क्रम को हल्के में ले लिया? टेस्ट क्रिकेट का एक सुनहरा नियम है, जब तक आखिरी विकेट ना गिर जाए मैच खत्म नहीं होता। आज शायद भारतीय टीम ये भूल गई। तेज गेंदबाजों ने नई गेंद से तो अच्छी शुरुआत की, लेकिन जैसे ही गेंद पुरानी हुई उनकी धार कुंद पड़ गई। शायद योजनाओं में लचीलेपन की कमी थी। जो स्कोर 350-400 पर रुकना चाहिए था, वो लगभग 500 तक पहुंच गया। और इसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि कुलदीप के अलावा कोई और गेंदबाज उस साझेदारी को तोड़ ही नहीं पाया। तो अब दिन के अंत की तस्वीर देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका 489 पर ऑल आउट। जवाब में भारत ने बिना किसी नुकसान के 9 रन बनाए। भारत अभी भी 480 रन पीछे है। ये सिर्फ एक बड़ा स्कोर नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक बोझ है। तो इस सब का मतलब क्या है? यहाँ से आगे क्या? इसका मतलब साफ है और इसे 3 हिस्सों में देख सकते हैं। पहला, दक्षिण अफ्रीका इस मैच में पूरी तरह से नियंत्रण में है। क्रिकेट की भाषा में कहें तो वो ड्राइविंग सीट पर हैं। अब वो तय करेंगे कि मैच किस रफ्तार से और किस दिशा में जाएगा। यानी कि अब गेंद उनके पाले में है, शाब्दिक और लाक्षणिक दोनों तरह से। बिल्कुल। दूसरा, पहली पारी की भारी बढ़त उनकी गेंदबाजों को एक तरह की आज़ादी देती है। उन्हें पता है कि अगर भारतीय बल्लेबाज कुछ देर टिक भी गए, तब भी स्कोरबोर्ड का दबाव लगातार बना रहेगा। वो बिना किसी दबाव के आक्रामक होकर गेंदबाजी कर सकते हैं। और तीसरा और सबसे अहम, अब सारा का सारा दबाव भारतीय बल्लेबाजों पर है। और ये सिर्फ रन बनाने का दबाव नहीं है, बल्कि मैच में बने रहने का दबाव है। ये अब कौशल से ज्यादा मानसिक शक्ति की परीक्षा है। 480 रन पीछे होने का दबाव असल में होता कैसा है? क्या बल्लेबाज स्कोरबोर्ड को भूलने की कोशिश करता है, या वो हर पल आपके दिमाग पर हावी रहता है? वो हर पल आपके दिमाग के पीछे चलता रहता है। आप एक एक रन के लिए संघर्ष करते हैं और आपको पता होता है कि मंजिल अभी भी 450 रन दूर है। ये अस्तित्व की लड़ाई है। तीसरे दिन का खेल भारतीय बल्लेबाजों के कौशल, तकनीक, धैर्य और मानसिक मजबूती की सबसे कठिन परीक्षा होगी। अगर भारत को इस मैच में वापस आना है तो उन्हें सिर्फ एक बड़ी पारी नहीं, बल्कि कई बड़ी पारियों और साझेदारियों की जरूरत है। उन्हें इतना लंबा खेलना होगा कि दक्षिण अफ्रीका को दोबारा बल्लेबाजी के लिए मजबूर किया जा सके। बिल्कुल। तो आज की चर्चा को अगर हम समेटें तो मुख्य बिंदु रहे सेनोरान मुथुसामी का वो यादगार पहला टेस्ट शतक, मार्को यानसन की वो बेखौफ 93 रनों की पारी, और इन दोनों के बीच हुई वो मैच बदलने वाली साझेदारी, जिसने दक्षिण अफ्रीका को एक अपराजय स्थिति में पहुंचा दिया। सही कहा। दूसरी तरफ भारत के लिए कुलदीप यादव का संघर्ष एक सकारात्मक पहलू रहा, लेकिन अब सारा ध्यान भारत की बल्लेबाजी पर है, जो एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक दबाव में है। बिल्कुल। और यहाँ पर सोचने के लिए एक दिलचस्प विचार ये है, हमने भारतीय बल्लेबाजों पर दबाव के बारे में तो बहुत बात कर ली, लेकिन एक पल के लिए दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों और उनके कप्तान की मानसिकता के बारे में सोचिए। उनके पास 480 रनों की बढ़त है। ये एक ऐसी लग्जरी है जो टेस्ट क्रिकेट में बहुत कम मिलती है। अब उनके सामने एक बड़ी रणनीतिक दुविधा होगी। दिलचस्प वो क्या? दुविधा ये है कि क्या वो आक्रामक होकर स्लिप और गली में फील्डर लगाकर विकेट लेने के लिए गेंदबाजी करे, ये जानते हुए कि इस प्रक्रिया में कुछ रन भी लीक हो सकते हैं, या फिर क्या वो एक रक्षात्मक रणनीति अपनाएंगे, फील्ड को फैलाकर रन रोकेंगे और स्कोरबोर्ड के भारी दबाव को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बनने देंगे। वो बस इंतजार कर सकते हैं कि भारतीय बल्लेबाज इस दबाव में कोई गलती करे। तो मतलब आक्रामक होकर जल्दी मैच खत्म करने की कोशिश करें, या फिर धैर्य रखकर धीरे धीरे शिकंजा कसें? ठीक यही। पहले विकल्प में जल्दी जीत का इनाम है, लेकिन रन देने का जोखिम भी है। दूसरे विकल्प में जोखिम कम है, लेकिन मैच लंबा खिंच सकता है और बल्लेबाजों को सेट होने का मौका मिल सकता है।
दक्षिण अफ्रीकी कप्तान तीसरे दिन के पहले घंटे में कौन सा रास्ता चुनता है, यही विकल्प न सिर्फ उस सेशन को बल्कि शायद पूरे मैच के नतीजे को भी परिभाषित करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।